हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस में। साथियों, हम लोग हिंदी भाषा को पढ़ रहे थे और हिंदी भाषा में हम लोग रस को समाप्त कर लिए थे। मित्रों, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें वर्ण विचार आपका पूरा हो गया, वर्णमाला। आपने संधि को भी समाप्त कर लिया है। उसके बाद हम लोग समास को भी समाप्त किए हैं। समास के बाद छंद को समाप्त कर लिए हैं। छंद के बाद रस को भी समाप्त कर लिया है। मित्रों, इतने उपसर्ग को भी समाप्त किए हैं हम लोग और प्रत्यय भी समाप्त कर रखे हैं। साथियों, टोटल हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है। आज हम लोग चलेंगे शब्द विचार की तरफ, जो कि एक लंबी अवधि वाला पार्ट है और इसको पूरा करना है। और इसमें से लगभग 4 से 6 नंबर के सवाल हमेशा आए हुए हैं हर साल। तो वो 4 से 6 नंबर छूटे ना आपसे, पूरा हो जाए, इस परिदृश्य से हम लोग आज शब्द विचार को पढ़ेंगे। और जैसा कि हेडिंग ही डला हुआ है शब्द विचार में शब्द, तो सर्वप्रथम हम लोग शब्द को जानेंगे। शब्द किसे कहते हैं, शब्द के प्रकार क्या हैं, शब्द को कितने प्रकार से बांटा जाता है, सारे चीजों को एक जगह एक बार में ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। साथियों, जैसा कि शब्द लिखा है, अभी तक जब हम लोग पढ़ रहे थे वर्णमाला, तो वहां पे वर्ण को पढ़ा। वर्ण क्या था कि ऐसा ध्वनि जिसे कभी तोड़ा न जा सके। वैसे ही आज यहाँ पढ़ेंगे शब्द। और शब्द क्या है, तो जो वर्णों का सार्थक समूह होता है, वर्णों का सार्थक समूह, उसे ही शब्द कहा जाता है। सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ठीक है साथियों, ये सार्थक समूह की बात करा है। सार्थक समूह का मतलब होता है अर्थ निकले, कुछ न कुछ अर्थ को निकलना पड़ेगा, कुछ न कुछ अर्थ निकले। ठीक है, तो ये जो अर्थ निकलेगा उसे ही कहा जाता है सार्थक समूह। ठीक है, कुछ न कुछ अर्थ निकले। साथियों, अगर वर्णों का सार्थक समूह नहीं रहेगा तो उसे शब्द नहीं कहेंगे। मित्रों, भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर देखा जाए तो वर्ण मानी जाती है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई शब्द को माना जाता है। अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, शब्द। अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द को माना जाता है। छोटी इकाई शब्द को माना जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। साथियों, जैसे कि हमने वर्णमाला में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण को कहा है, लेकिन जब अर्थ की दृष्टि से देखेंगे तो अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द हो जाया करती है। क्योंकि वर्ण का कोई अर्थ नहीं निकलता और शब्द का कुछ न कुछ अर्थ जरूर होता है। आइए शब्द के भेद देखें। तो शब्द के जो भेद हैं, शब्द के भेद, साथियों, शब्द के उत्पत्ति के आधार पर पहले हम लोग भेद देखें। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। मित्रों, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। कौन कौन से? आप लोगों ने पढ़ा होगा तद्भव, दूसरा तत्सम, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद हैं वो कौन कौन से हैं? 4 हैं। उसके बाद एक बार हम लोग लिख लेते हैं, फिर एक एक को हम लोग अच्छे से समझेंगे जिससे कि पूरा रट जाए। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने हो गए? 4। कौन कौन से? तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। उसके बाद हम लोग देखेंगे बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर शब्द के भेद। बनावट के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर शब्द के आधार पर शब्द के भेद। शब्द के भेद। साथियों, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से?
एक को हम लोग कहते हैं यौगिक, दूसरे को कहते हैं योग रूढ़ या रूढ़ डाल लीजिए पहले, फिर रूढ़ी, और तीसरा है आपका योग, योग रूढ़, योग रूढ़। ये आपके तीन प्रकार हुए। बनावट या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? बनावट या रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। उसके बाद रूप के आधार पर वो शब्द के भेद देख लें कौन कौन से होते हैं। किसके आधार पर? रूप के आधार पर। रूप के आधार पर शब्द के भेद। मित्रों, रूप के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? विकारी, पहला विकारी और दूसरा अविकारी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। रूप के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? दो भेद। कौन कौन से? पहला विकारी, दूसरा अविकारी। यहां तक समझ में आ गए। अब देखिए, विकारी में चार आते हैं। कौन कौन से? आपके संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, और चौथा जो विकारी है। विकारी शब्द कितने आते हैं? चार। कौन कौन से आते हैं? संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, विशेषण आता है और क्रिया आता है। ठीक है, यही चार है। अविकारी शब्द के अंतर्गत भी चार आते हैं। कौन कौन से? पहला है आपका क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। उसके बाद दूसरा है समुच्चय बोधक या संबंध, और समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। उसके बाद आपका तीसरा है संबंध बोधक, और चौथा है आश्चर्यजनक संबंध बोधक। ठीक, संबंध बोधक, और चौथा है आपका विस्मय बोधक या आश्चर्य बोधक, विस्मय बोधक या आश्चर्य बोधक। मित्रों, रूप के आधार पर शब्द के भेद दो होते हैं। कौन कौन से? विकारी या अविकारी। विकारी के चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी के भी चार भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक या विस्मय बोधक। तो ये आपका रूप के आधार पर हो गया। एक और लिखिए, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। मित्रों, अर्थ के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। पहला समानार्थी, समानार्थी। दूसरा अनेकार्थी, अनेकार्थी। तीसरा एकार्थी, और चौथा होता है विलोम शब्द जिसे कहते हैं विपरीतार्थी। ठीक, तो ये आपके टोटल चार हुए अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के समानार्थी, अनेकार्थी, एकार्थी और विपरीतार्थी। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी थी उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद बताए थे? चार। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो आइए हम लोग एक करके जानने की कोशिश करते हैं। कौन सा तत्सम होता है, कौन सा तद्भव होता है, कौन सा देशज होता है, कौन सा विदेशज। तो हमारी हेडिंग रहेगी उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। और इसमें पहली हेडिंग जो हम लोग डालेंगे तत्सम। तत्सम। मित्रों, जो तत्सम शब्द होता है, तत्सम शब्द संस्कृत भाषा का शब्द होता है। किसका होता है? संस्कृत भाषा का। यह संस्कृत भाषा का शब्द है, भाषा का
शब्द है जिनका प्रयोग हम लोग आम बोलचाल भाषा में आम बोलचाल की भाषा में हिंदी में करते हैं, साथियों जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो संस्कृत के शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। उन शब्दों को आप जैसे ही सुनेंगे तुरंत पहचान जाएंगे तत्सम शब्द क्या है। जैसे आप करपट, अब करपट आपने सुना तुरंत समझ गए कौन सा शब्द है, संस्कृत का है। हस्त, कौन सा शब्द, तत्सम शब्द, चूंकि संस्कृत का शब्द है। भ्रमरा, कौन सा शब्द, तत्सम शब्द, क्यों, क्योंकि ये भी संस्कृत का शब्द है। आप जो भी सुनेंगे तुरंत, जैसे वज्र प्राणी, किसका शब्द, संस्कृत का शब्द। अग्नि, किसका शब्द, संस्कृत का। आम्र, फल या फलम, ये सब कैसे हैं, संस्कृत के हैं। पुष्प, तो ये सारे के सारे आदि या इत्यादि करके ये जितने हैं सब के सब क्या है, संस्कृत के शब्द हैं, इसलिए ये क्या है, तत्सम है। तो आप तत्सम को पहचान जाएंगे। वे शब्द जो हिंदी में जैसे संस्कृत में प्रयोग होता है वैसे ही हिंदी में प्रयोग होता है। हमने क्या लिखा है, यह संस्कृत भाषा का शब्द है जिनका प्रयोग हम लोग आम बोलचाल की भाषा में हिंदी में करते हैं। यहाँ पर दूसरा पॉइंट आप ये भी कर सकते हो, ज्यों का त्यों हिंदी में उतार लेना। तो ये सारे संस्कृत के शब्द, इनको हम चाहे हिंदी में बोलें चाहे संस्कृत में बोलें यही बोलेंगे, इसलिए ये कौन सा शब्द हुआ, तत्सम शब्द हुआ। ठीक है, अब आइए तद्भव शब्द, दूसरा हेडिंग आपका क्या रहेगा, तद्भव शब्द। साथियों तत्सम का जस्ट अपोजिट है, जो संस्कृत के हैं किंतु इनका धीरे धीरे रूप, ऐसे शब्द जो संस्कृत के हैं परंतु इनका रूप धीरे धीरे बदलकर हिंदी में हो गया है या हिंदी में प्रयोग होने लगा है, ऐसा लिखिए, प्रयोग होने लगा है। ऐसे शब्द को तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी तक हमने पुष्पम कहा या पुष्पा कहा, ये जैसे हम संस्कृत में प्रयोग करेंगे हिंदी में भी पुष्पलाव कह सकते हैं। लेकिन अभी इसी का जस्ट फूल देखिए, ये कैसा है, तद्भव है, चूंकि ये इसका संस्कृत था लेकिन हिंदी भी हो गया है। आग, कैसा है, सीधे जान लीजिए, तो हिंदी संस्कृत भी इसका अग्नि है और अग्नि से आग हुआ है, तद्भव हो गया। हाथ, हस्त से हाथ हो गया। आम्र से आम हो गया। उसके बाद चाय हो गया, चाय घी हो गया आदि। बहुत से ऐसे शब्द आपको मिलेंगे, अभी आप जब अभ्यास करेंगे तो वहां पे बहुत ऐसे ऐसे शब्द होंगे जो आपको तद्भव और तत्सम के लिए करेंगे। तो आपका ये हो गया तद्भव। साथियों अब हम लोग चलेंगे देशज की ओर। इनको ट्रिक के माध्यम से ऐसे कर देंगे कि आप 1 मिनट में ही सारा पहचान जाएंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत होगी नहीं। देशज शब्द क्या है, देशज शब्द उन्हें कहा जाता है जिनकी उत्पत्ति का कोई पता ही न चले। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं चलता, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। ठीक है, ऐसे शब्द होते हैं। अब जैसे आप समझिए कि अभी मैं कहूं कि लोटा, अब हमारे आम बोलचाल भाषा में लोटा कहते हैं, लेकिन आप लोटा की उत्पत्ति जानते नहीं हैं। लोटा हो गया,
टाठी हो गया, ढिबरी हो गया, तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, देशज शब्द होते हैं। खिड़की हो गया, डिब्बा हो गया, उदाहरण हम लोग क्या लिख लें, लोटा, डिब्बा, टाठी, लोटा, डिब्बा, टाठी, ठेस, कहते हैं ना ठेस लग गई। तो ये ऐसे शब्द जो होते हैं, खिड़की, खिड़की, ऐसे शब्द आदि कर दीजिए, ऐसे शब्द आपके क्या होते हैं, देशज शब्द होते हैं। मित्रों, ये आपके देशज शब्द हो गए। अब आपका जो अगला पॉइंट है वो है विदेशज या विदेशी शब्द। विदेशज या विदेशी शब्द, विदेशी शब्द, इसी को आगत शब्द भी कहा जाता है, इसी को गृहीत शब्द भी कहा जाता है। ये ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे देश विदेश भाषाओं से लिया गया जो शब्द है, उसी को जो है विदेशी विदेशा शब्द कहा जाता है। देशज जस्ट अपोजिट है। देशज में क्या है कि हमारे गांव देश की भाषा में जो आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है और उसका कहीं उत्पत्ति का पता नहीं चलता, उसे देशज कहते हैं। लेकिन विदेशज, विदेशी भाषा के ऐसे शब्द, विदेशी भाषा के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम लोग हिंदी भाषा में करते हैं, विदेशज शब्द कहलाएंगे, विदेशज शब्द कहा जाता है। आगत शब्द भी कहा जाता है, विदेशी शब्द भी कहा जाता है, गृहीत शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग विदेशज का उदाहरण देख लीजिए। ऐसे शब्द हैं ये, जैसे आपके हो गए, अभी फारसी से हमारा शब्द आया हुआ है दुकान। आपने दुकान यहाँ का थोड़ी है, ये दुकान फारसी का शब्द है। दुकान हो गया, किताब, अखबार, ऐसे शब्द आपके फारसी के आए हुए हैं। चीन से आया हुआ शब्द है चीनी शब्द। आपके चीनी शब्द कौन कौन से हैं, चाउमीन, मंचूरियन, चाउमीन, मंचूरियन, ऐसे शब्द। चाय हो गया, चीनी शब्द है। तुर्की शब्द आपके कैंची, चाकू, तुर्की शब्द क्या है, कैंची, चाकू, दरोगा, ये सब तुर्की शब्द में आते हैं। ऐसे ही पुर्तगाली शब्द हैं, काजू, बटन, गमला, लालटेन। लालटेन पूछा है बहुत बार, इसलिए पुर्तगाली भी लिख लें। पुर्तगाली शब्द आपके हो गया, काजू हो गया, लालटेन हो गया, उसके बाद गमला हो गया, गमला भी पूछा हुआ है, अलमारी हो गया। तो ऐसे शब्द जो विदेशों से आए हुए हैं और हमारे यहाँ हिंदी में आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, तो ऐसे शब्द को विदेशज शब्द कहा जाता है। एक रिक्शा है, ये जापान का शब्द है, ये भी बहुत पूछा जाता है, जापानी शब्द रिक्शा। उसके बाद आपका फ्रेंच शब्द है होटल, कारतूस। आप लोग सुने होंगे फ्रेंच शब्द, होटल, कारतूस। तो ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, लालटेन हो गया, बोतल हो गया, कप्तान हो गया, अफसर हो गया, अस्पताल हो गया, गिलास हो गया, मील हो गया, तारपीन हो गया, स्लेट हो गया, जिसको हम लोग कभी फ्रेंच में होटल हो गया, कारतूस हो गया, और ऐसे ऐसे बहुत हैं। लीची शब्द जो चीनी से आया हुआ है। तो ऐसे शब्द आपके टोटल विदेशज शब्द हैं। इनका हम एक अलग से जब अभ्यास का वीडियो बनाएंगे, वहां जो इम्पोर्टेंट है, जो आपकी परीक्षा में आए हुए हैं या आने की संभावना है, ऐसे प्रश्नों को हम अलग वीडियो में कराएंगे। ठीक है साथियों, तो हमारा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के जो स्रोत थे, स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद को हमने पढ़ लिया। कौन कौन से हैं, चार हैं, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। साथियों, आइए हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से इन चारों के बारे में पहचान करते हैं कि इन ट्रिक के माध्यम से हम कैसे पहचानेंगे। मित्रों, एक बात जानिएगा, ट्रिक 100% श्योर भी होता है और 1% इसमें क्या होता है, कभी कभी
अनश्योर भी हो जाता है, तो वो अपवाद की कंडीशन अगर रहती है कहीं तो उसको भी बताया जाएगा। लेकिन अभी तक हमने आपसे जितने ट्रिक्स बताए हैं सारे ट्रिक्स 100% श्योर हैं और इन्हीं माध्यम से सवाल को लगाया जाता है। ठीक है, आइए हम लोग इन चारों को पकड़ने के लिए एक आपको अपनी ट्रिक अपनी समझ बताते हैं जिससे कि तुरंत आप लोग पकड़ लें। ठीक है मित्रों, आइए हम लोग ट्रिक्स पे चलते हैं। ट्रिक्स हमारी इन चारों के लिए क्या है, एक तरफ लिखिए तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, अब आपको पहचानना कैसे, आप केवल संस्कृत के शब्द देखिएगा, संस्कृत शब्द, इसमें आप इसको संस्कृत में तो देखिएगा लेकिन इसका संस्कृत से रूप हल्का बदला होगा, संस्कृत से रूप हिंदी का होगा, हिंदी का होगा। देशज में क्या है, एकदम देसी भाषा, एकदम देसी भाषा। और विदेशज में क्या है, जब देसी भाषा, तद्भव, संस्कृत, इन तत्सम, इन तीनों को पहचान जाएंगे तो बाहर की भाषा आराम से आप पहचान जाएंगे, चीनी, जापानी, अरबी, फारसी, ऐसी भाषाएं आप तुरंत पकड़ लेंगे। आपको केवल ये सबसे अधिक पकड़ना होगा संस्कृत और संस्कृत का हिंदी रूपांतरण, जो एकदम शुद्ध हिंदी होगा वो आप समझ जाइएगा कि तद्भव में जाएगा, शुद्ध हिंदी तद्भव में। ठीक है, और संस्कृत वाला सीधे तत्सम हो जाएगा, हिंदी वाला जो शुद्ध हिंदी होगा या संस्कृत से हिंदी में लिया गया होगा वो आपका तद्भव में जाएगा। देशज में एकदम आम बोलचाल की जो भाषा होती है, देसी भाषा जो लगे आपको, देसी शब्द लगे, वही देशज का है। विदेशज का चीनी। अब आप कुछ भी लेंगे बस इसी के इर्द गिर्द आपको घूमना पड़ेगा। देखिए मैं उदाहरण के तहत समझा रहा हूं, अभी तक उदाहरण आपको बहुत बताया, लेकिन यहां पर देखिए जैसे हमने कहा कमल, गगन, अंबर। अब ये तीनों चीज आप जानते हैं कि संस्कृत है, कम, कमल, गगन, अंबर, ये तीनों संस्कृत है। अब तद्भव अगर होता तो यही कमल को कंवल लिखा होता, क्या लिखा होता, कमल, कमल को कंवल लिखता। अब आप समझिए कितना थोड़ा सा, गगन को गगन भी लिख सकता था और गंगना भी लिख सकता था, ये आपका हो गया तद्भव। लेकिन अगर यही हम उसकी बात करें, देशज की बात करें, तो देशज में डायरेक्ट झोला, ऐसे घड़ा, लोटा, टाठी, ठेस, ऐसे सब। इनकी बात करें विदेशज की, अदालत। अब अदालत आपने सुना तुरंत समझ गए, किताब। आप ऐसे उदाहरण कई देखेंगे तो आप ट्रिक्स के माध्यम से तुरंत समझ जाएंगे। अगर संस्कृत के शब्द हैं तत्सम, संस्कृत के अलावा शब्द है तो उनमें देसी और देसी वालों को देख लीजिए, देसी वाले अलग ही होते हैं, उनको आप जैसे ही देखेंगे, विकल्प में देखेंगे, प्रश्न में देखेंगे, समझ जाएंगे कि ये देसी का है, तो वो हो जाएगा तद्भव, और सॉरी देशज। और उसके बाद जो हिंदी, शुद्ध हिंदी या हिंदी के रहेंगे वो होंगे आपके तद्भव, और उसके बाद जितने बचेंगे वो सब हो जाएंगे विदेशज। तो साथियों, हम लोगों ने आज जाना शब्द क्या होता है, शब्द के साथ साथ शब्द के भेद जाना, फिर हम लोग उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, रूप के आधार पर शब्द के भेद देखा, उसके बाद रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद देखा, और फिर हम लोगों ने उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेदों को एक एक करके पढ़ना शुरू किया। तो हमको उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद जो दिखे वो 4 दिखे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और इनको हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा और ट्रिक्स के माध्यम से समझ लिया। आप बेसिक यूज करिएगा, बेसिक के साथ कहीं कहीं ट्रिक्स यूज कर लीजिएगा। दोनों कॉन्सेप्ट आपके माइंड में अगर बैठा है 100% श्योर है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज में गलती नहीं होगी। इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।